अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट का रिव्यू करेंगे। जो असाइनमेंट मैंने आपको चैप्टर सेकंड दैट इज़ यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन का दिया हुआ था, उसमें जिन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट किया उन्होंने कहा कि कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हुए, वो हम सॉल्व कराएंगे। जिन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, तो कोशिश कर लो असाइनमेंट को सॉल्व करने की, फिर जाके आप बता सकते हो कि हमने कौन सा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो जैसे कि हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10th की ओर आ जाएंगे, जो कि असाइनमेंट आप सभी के पास होगा, आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जस्ट पढ़ूंगा आपके लिए कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th आपके असाइनमेंट का, वो है द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 1.5 सेकेंड। मीन्स लीस्ट काउंट ये मैं लिखूंगा जो कि गिवन है हमारे पास। गिवन हमारे पास लीस्ट काउंट है जो कि प्रॉब्लम में बताया हुआ है। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ स्टॉप वॉच दैट इज 1.5 सेकेंड्स। ठीक है। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम इज 25 सेकेंड्स। इन टाइम ऑफ ऑसिलेशन जो हमने किया हुआ है 20 ऑसिलेशंस, हमें जो है 25 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं। ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट में आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर फॉर दिस कैलकुलेशन जो है, आपने कैलकुलेशन जो 25 सेकेंड्स की हुई है, आपको बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा क्या। तो ध्यान से देखो इसमें क्या है, सिंपल सी प्रॉब्लम है हमारे पास। 20 ऑसिलेशंस जो हैं वो 25 सेकेंड्स का हमारे पास टाइम मेजर कर रहे हैं। ओके, 20 इज ऑसिलेशन इन 25 हमारे पास सेकेंड्स का टाइम मेजर हो रहा है। और जो लीस्ट काउंट गिवन है दैट इज 1.5 सेकेंड्स, ये भी गिवन है। अब आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास एरर गिवन नहीं होगा देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज टेकन इज एरर। तो इसमें एरर नहीं गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट का एरर होगा दैट इज 1.5 सेकेंड। मीन्स हमारे पास कुछ एरर गिवन है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास जो एरर निकालेंगे, एरर पर ऑसिलेशन के लिए हम चेक करेंगे। दिस इज एरर फॉर दिस 20 ऑसिलेशंस। अगर मैं कहूंगा एरर पर ऑसिलेशन क्या होगा, एरर पर ऑसिलेशन, तो हमारे पास एरर पर ऑसिलेशन जो है वो 1.5, जिसको मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एरर को हम, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा टी इन टाइम पीरियड जो हमारे पास रहेगा, आर इन टाइम, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.5 पर ऑसिलेशन की बात करें। दिस इज फॉर 20 ऑसिलेशन डिवाइडेड बाई 20। दिस इज अवर एरर पर ऑसिलेशन। और इसको मैं बता सकता हूं 1.5 डिवाइडेड बाई 20, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। ये लो भाई, अभी हम ऐसे रखेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई 20। दिस इज एरर पर ऑसिलेशंस। अब मैं फिर से हम यहां पे निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। 20 ऑसिलेशंस के लिए 25 है, हमने पर ऑसिलेशन के लिए निकाला क्योंकि हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा व्हाट अबाउट टाइम पीरियड जो हमारे पास होगा, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, व्हाट इज दैट। फॉर 20 ऑसिलेशंस वी हैव 25 सेकेंड्स, तो मैं लिख सकता हूं हमारे पास जो टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन होगा दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 20। ये हमारे पास टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन होगा, इतने सेकेंड्स हमारे पास होगा। दिस इज, ये जो हमारे पास वैल्यू है टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, इसको मैं नाम दूंगा जो हमारी एवरेज वैल्यू रहेगी टी। तो हम जानते हैं हमारा जो परसेंटेज एरर जो रहता है, परसेंटेज एरर दैट इज एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज अवर परसेंटेज एरर। और आपको करना क्या है, डेल्टा टी इज 1.5 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय टी दैट इज 25 बाय 20। इसको मैं वहीं पे सॉल्व भी कर सकता था, मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व दिस, यू विल गेट द रिजल्ट। रिक्वायर्ड रिजल्ट आप खुद से निकाल सकते हो, यहां पे दिख नहीं रहा है। ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। हमने करना क्या है, ये गिवन है हमारे पास ये सब कुछ, और हमने एरर पर ऑसिलेशन निकालना है। अगर 20 ऑसिलेशंस के लिए जो ये बता रहा है कि हमारे पास लीस्ट काउंट जो है दैट इज 1.5 सेकेंड्स, हम नहीं बता सकते कि एक ऑसिलेशन के लिए ये है, नहीं, ये हमारे पास 20 ऑसिलेशंस के लिए जो हमारे पास लीस्ट काउंट है दैट मींस एरर है दैट इज 1.5 सेकेंड्स। एरर पर ऑसिलेशन की बात करेंगे तो दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज डेल्टा टी, जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशंस, फॉर 20 ऑसिलेशंस वी हैव 25 सेकंड्स, तो वन ऑसिलेशंस के लिए 25 डिवाइडेड बाई 20 वो हमारे पास टाइम पीरियड रहेगा। परसेंटेज एरर इज, जो हम जानते हैं परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर की बात करते हैं, रिलेटिव एरर को ही मल्टीप्लाई करते हैं 100 से।
तो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू भी है हमारे पास, इन दोनों को डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 100 से, जो आपके पास रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व कर लो, जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो इस इंस्ट्रूमेंट का होगा वो रिजल्ट आपके सामने आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसको खुद से सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूं और जो गिवन होगा वो हम लिख देते हैं। In an experiment, the angles are required to be measured using an instrument. 29 divisions of main scale exactly coincides with 30 divisions of vernier scale. हमारे पास क्या है? 29 मीन्स ये वर्नियर कैलिपर है और वर्नियर कैलिपर के 29 मेन स्केल डिविजन्स, MSD जिसको मैं लिख देता हूँ, 29 मेन स्केल डिविजन्स जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं विद 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, जिसको कि मैं वर्नियर स्केल डिविजन्स लिख सकता हूँ। मीन्स जो हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा हुआ है उसमें 2 स्केल्स होते हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल हमने कहा था कि जो वर्नियर एंड मेन स्केल के बीच का जो हमारे पास डिवीजन होता है वो डिफरेंट हो सकता है। n नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल दैट कैन बी इक्वल टू मेन स्केल इज इक्वल टू n-1 ऑन वर्नियर, ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, हमारे पास डिपेंड करेगा वर्नियर किस किस्म का है। तो यहाँ पे हमारे पास 29 मेन स्केल डिविजन्स जो है दैट इज n+1 के साथ आ रहा है, दैट इज 29 n+1 आ रहा है 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। उसके बाद बता रहा है इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ अ डिग्री, मीन्स जो हम मेन स्केल की बात कर रहा है, मीन्स एस की बात जिसको हम बता रहे थे, वन मेन स्केल डिवीजन क्या मेजर कर रहा है? वन मेन स्केल डिवीजन जो है 1/2 डिग्री, मीन्स एंगल मेजर, एंगल की फॉर्म में गिवन है हाफ ऑफ अ डिग्री 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 डिग्री जो है वो मेजर करता है। वन मेन स्केल एस की बात करेंगे तो एस जो है हमारे पास वन मेन स्केल डिवीजन जो है दैट इज 0.5 डिग्रीज में जो है आपका रिजल्ट है। देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, आपको पूछा गया है लीस्ट काउंट। ये तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, अगर आपको याद होगा मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि आपकी बुक्स पे नहीं होता लेकिन मैंने आपको बताया था, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू S/n। इसका बेसिक भी बताऊंगा कि ये कैसे आता है, ऑल्दो कि मैंने वहां पे भी बताया था कि S/n हमारे पास कैसे आएगा। वो डिराइव जो हमने किया था S/n, वेयर S इज वन मेन स्केल डिवीजन एंड n इज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ये तो इसी पे सॉल्व हो रहा है, वन लाइन स्टेटमेंट हमारे पास आएगा। लीस्ट काउंट जो है दैट इज S डिवाइडेड बाय n, हमने पढ़ा हुआ है। वेयर S इज, आप चेक कर सकते हो लेक्चर, आपके पास पेजेस भी पड़े होंगे। S इज वन मेन स्केल डिवीजन and n is number of divisions on vernier scale. One main scale division is 0.5 degrees divided by number of main scale vernier scale divisions that is 30। ऐसा ही है ना? अब ध्यान दो, इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। ये तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी। 0.5 डिग्रीज मीन्स 30 मिनट्स। हम जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 सेकेंड इज इक्वल टू पढ़ा हुआ है एंगल में, हमने डिग्री मेजर, हमने रेडियन मेजर पढ़ा हुआ है, तो हम सभी जानते हैं 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अब हमारे पास 1/2 डिग्री किसके बराबर होगा? दैट इज 60/2 मिनट्स, दैट इज 30 मिनट्स हमारे पास। तो रिजल्ट क्या आएगा मैं बता सकता हूं, 30 मिनट्स डिवाइडेड बाई 30 दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। इसका जो लीस्ट काउंट होगा इस इंस्ट्रूमेंट का दैट इज 1 मिनट। आप इसको डिटेल में भी कर सकते हो, पहले ये फॉर्मूला जो है डिराइव करोगे वो भी बता देता हूं, लेकिन ये सिंपल सी जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो कोशिश करनी चाहिए कि सबसे आसान तरीका क्या रहेगा। सबसे आसान तरीका ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज S/n पढ़ा हुआ है, S गिवन है, n गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यूज यू विल गेट द रिजल्ट। अब इसी का दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे कि ये जो है डिराइव किया था हमने लीस्ट काउंट की एक और डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है, वन मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। फिर हमने क्या किया था, वर्नियर का जो है आप 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लो और उसको पुट कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आप चेक कर सकते हो आपके असाइनमेंट शीट पे क्वेश्चन नंबर 33 जो है, शो दैट द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज S/n। वो शो क्या करना है, मैंने आपको जो है लेक्चर्स में कराया हुआ है कि हमारे पास S/n कैसे आ रहा है, वही आपने जो है इसमें यूज करना है। यहां पहुंच जाओगे और फिर डायरेक्टली वैल्यूज देके आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो होप कि आप इसको ऐसे कर सकते हो सिंपल। दूसरा हम तरीका नहीं जाएंगे, वो वहां पे लिखा हुआ है, मुझे लगा था मैं करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मेरी नजर पड़ी, शो दैट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज S/n। वो मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, क्लास मींस की लेक्चर में कराया हुआ है, आप चेक कर सकते हो और
प्रोसीड कर सकते हो, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। देन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, जबकि उन्होंने इससे कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 12 जो है वो सॉल्व किया हुआ है, और 14 बता रहे हैं कि सॉल्व नहीं हुआ है। बच्चा ध्यान दो, आपके पास गिवन इक्वेशन जो है दैट इज x इज इक्वल टू b रेज टू द पावर अल्फा c रेज टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाय d रेज टू द पावर गामा एंड e रेज टू द पावर डेल्टा। ये गिवन इक्वेशन है आपके पास। किसी को समझ लो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, ऐसे डिपेंड कर रही है। और आपको कहा गया है कि परसेंटेज एरर बी में गिवन है। बी में जो परसेंटेज एरर इन बी की बात करेंगे दैट इज गिवन टू यू, परसेंटेज एरर इन बी दैट इज इक्वल टू b1, वैल्यू नहीं है b1 है। परसेंटेज एरर इन c जो है दैट इज c1, परसेंटेज एरर इन d जो है दैट इज d1 एंड परसेंटेज एरर इन e जो है दैट इज e1। बच्चा ध्यान दो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 के साथ इसको रिलेट करोगे, वहां पे ए जो है, ए का परसेंटेज 2% है, बी का 3% है, सी का 4% है एंड डी का 5% है। यहां पे भी सेम है, जस्ट वैल्यूज नहीं है, b1 c1 d1 e1 है। हमें क्या करेगा, वैल्यू से एक रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आपके पास गिवन है, और आपको कहा गया है फाइंड द परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x निकालना है। तो हम जानते हैं परसेंटेज एरर इन x किसके बराबर होगा, इन दिस केस दैट इज अल्फा इनटू परसेंटेज, मीन जो पावर होगी इनटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस, बिकॉज एरर्स एड ही होते हैं, बीटा जो इसकी पावर होगी परसेंटेज एरर इन सी प्लस जो इसकी पावर है गामा, ये बताने की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है, इनटू परसेंटेज एरर इन डी प्लस डेल्टा इनटू परसेंटेज एरर इन ई। जस्ट पुट दी वैल्यूज, परसेंटेज एरर इन एक्स जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा b1 प्लस बीटा c1 प्लस गामा d1 प्लस डेल्टा e1। काम खत्म। वहां पे आपको b1 c1 d1 जो है आपके पास वैल्यूज गिवन थी, अल्फा बीटा एंड गामा भी गिवन था, 4 2 3 एंड 1/3, वो तो आपने सॉल्व कर लिया। ये यहाँ पे वैल्यूज गिवन नहीं थी, तो यहाँ पे डर जैसा लग गया कि क्या होगा। सिंपल सा है भाई, दिस इज परसेंटेज एरर, प्रॉब्लम से डरा नहीं करो। ये हमारे पास परसेंटेज एरर्स आ गए इन x, इन परसेंटेज एरर इन x, वो इसके बराबर आएगा हमारे पास। जो भी हमने पढ़ा हुआ है वो बेसिक यूज कर लो, वैल्यूज गिवन नहीं है कोई बात नहीं, अल्फा b1 आ जाएगा, बीटा c1, गामा d1 एंड डेल्टा e1। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने कहा था कि सॉल्व नहीं हुआ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। और क्या है क्वेश्चन नंबर 29, मैं पढ़ लेता हूं और जो गिवन होगा उसको मैं लिखने की कोशिश करूंगा। इन अ रिलेशन P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, जो मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूं ये रिलेशन गिवन है। इन अ रिलेशन P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा e रेज टू द पावर माइनस अल्फा z डिवाइडेड बाई k टाइम्स थीटा। इन सभी की वैल्यू जो है आपके पास है, P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा e माइनस अल्फा e रेज टू द पावर माइनस अल्फा z डिवाइडेड बाई k थीटा। उसके बाद क्या बता रहा है, Where P is pressure, P के बारे में बताया है प्रेशर है, Z is distance, ओके, K is Boltzmann's constant, हमारे पास K की वैल्यू जो है, K जो है दैट इज Boltzmann's constant। मे बी हमने डायमेंशन में इसको देखा होगा, या मैंने कहा था कि कुछ डायमेंशन आप खुद से भी देख सकते हो। K Boltzmann constant जो है दैट इज, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन में दे सकता हूं, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। दिस इज अवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां से आप इस एनर्जी का भी डायमेंशन आप जानते हो, टेम्परेचर का डायमेंशन भी जानते हो, आप निकाल सकते हो इसका डायमेंशन, दैट्स नॉट अ बिग डील। K is Boltzmann's constant and theta is temperature. This theta is temperature. Okay, means मैं यहां से लिख सकता हूं जो हमारे पास ये टेम्परेचर इंटू K टाइम्स थीटा जो है दैट इज एनर्जी। देखो भाई, K Boltzmann's constant is energy divided by temperature and theta is our temperature, तो मैं लिख सकता हूं K टाइम्स थीटा जो है दैट इज एनर्जी। काम ही खत्म हुआ, ये तो सिंप्लीफाई हो गया यहीं पे। चलो भाई ठीक है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा विल बी, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो बीटा का निकालना है। तो ध्यान से देखना, यहां पे वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो है यूज करेंगे हम, जो कि मैंने आपको बताया था कि टी रेशोज, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारे पास होंगी 1 2 नंबर्स जो होंगे, एंड जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक टर्म्स है उनका डायमेंशन नहीं होता है। तो इस इक्वेशन में ये जो है, ये वाला, ये इट्स एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, e रेज टू द पावर समथिंग, है ना।
तो इस पूरे का जो डायमेंशन है वो हमारे पास 1 होगा। e रेज टू द पावर माइनस अल्फा जेड के थीटा जो है इट्स अ डायमेंशनलेस। मैं इसको लिख सकता हूं कि ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर जो है इसका डायमेंशन होगा। अगर मैं बता रहा हूं इस पूरे का जो है डायमेंशन 1 के बराबर होगा, मींस माइनस अल्फा जेड, माइनस को रहने दो, अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के टाइम्स थीटा का जो डायमेंशन हमारे पास होगा वो होगा 0। ऐसा भी बताया जा सकता है, बिकॉज एनी नंबर रेज टू द पावर 0 दैट इज 1। या मैं ऐसा बता सकता हूं ये पूरा जो है अल्फा जेड के थीटा जो है ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। 0 को 1 को मींस कांस्टेंट, मींस इट्स अ होल टर्म इज अ डायमेंशनलेस। तो वही मैं करने जा रहा हूं, बच्चा ध्यान देना। एक तो हमने कहा के जो है दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे एनर्जी बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर है तो उसको मैं लिख सकता हूं एनर्जी, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, वन ऑफ द लिमिटेशन जो मैंने आपको कहा, ई रेज टू द पावर दिस होल जो हमारे पास इसकी पावर है उसका डायमेंशन नहीं होगा हमारे पास, मींस दैट इज मैं लिख सकता हूं जो मैंने अभी कहा अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा जो है ये होगा एम नॉट। इसके पूरे के डायमेंशन जो है वो होंगे एम नॉट एल नॉट टी रेज टू द पावर 0, या जो भी बाकी टर्म्स भी लिखेंगे तो वो 0 ही होगा, मींस इसका डायमेंशन जो है वो 1 के बराबर होगा, बिकॉज इट्स एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और हमारे पास एक्सपोनेंट्स हो, लॉगरिदम हो, जो मैंने आपको कहा था कम्प्लेक्स नंबर्स हो, डायरेक्टली नंबर्स हो, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, उनका जो है डायमेंशन नहीं होता है। तो ये पूरे का पूरे जो है डायमेंशन जो है एम नॉट एल नॉट टी नॉट के बराबर होगा। तो क्या मैं यहां से नहीं लिख सकता अल्फा के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे, इनको इधर ले लो, बिकॉज दिस होल इज 1, के टाइम्स थीटा डिवाइडेड बाई जेड, जेड इज अवर डिस्टेंस वो गिवन है, के टाइम्स थीटा इज एनर्जी जो मैंने अभी कहा था। तो अल्फा के डायमेंशन जो आएंगे एनर्जी के डायमेंशन, बिकॉज दिस इज एनर्जी, और z जो है दैट इज गिवन इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर दैट इज एनर्जी, एंड z जो है दैट इज गिवन इज डिस्टेंस, आई थिंक यस डिस्टेंस। तो क्या होगा एनर्जी के डायमेंशन m1 l2 t रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई l1। इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास अल्फा जो है वो आ जाएगा m1 l2 डिवाइडेड बाई l1। जब मैं इसको ऊपर लूंगा तो ये -1 बन जाएगा, तो l रेज टू द पावर 1 आ जाएगा, t रेज टू द पावर -2। ये हमारे पास डायमेंशन जो है अल्फा के आ जाएंगे m1 l रेज टू द पावर -1 t रेज टू द पावर -2। अब क्या होगा, अब हम जानते हैं इस पूरी टर्म के डायमेंशंस तो है नहीं, काम खत्म, ठीक है। इक्वेशन ये LHS RHS के बराबर कब होगा, जब LHS के डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जब LHS के डायमेंशंस RHS के डायमेंशंस के बराबर होंगे, मींस हमारे पास जो डायमेंशंस ऑफ P होंगे दैट इज प्रेशर, जो कि हम निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा। अल्फा के तो निकाल लिए, बीटा के निकल जाएंगे। अब कोई कहेगा सर ये वाली टर्म कहां गई, इसके तो डायमेंशंस हमने कहा कि एक्सपोनेंट्स के डायमेंशंस होते ही नहीं है, वो तो 1 के बराबर आ जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकता हूं। तो प्रेशर के डायमेंशंस अल्फा बाई बीटा के डायमेंशंस के बराबर हैं। प्रेशर के डायमेंशंस, प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप बता सकते हो प्रेशर के डायमेंशंस, यहां से हमने निकाला भी है डायमेंशन एनालिसिस में। तो प्रेशर के डायमेंशंस को इसके डायमेंशंस के साथ इक्वेट कर लो, और यहां से बीटा, मैं खाली बीटा मुझे चाहिए, तो बीटा के डायमेंशन चाहिए, तो मैं लिखूंगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा, इसको बीटा को इधर शिफ्ट कर लो, डिवाइडेड बाई पी। अल्फा के डायमेंशंस निकाल लिए, डिवाइड करोगे पी के डायमेंशंस के साथ, यू विल गेट द डायमेंशंस ऑफ बीटा। ये इधर से आगे आप खुद करोगे, बिकॉज हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ। अल्फा है, प्रेशर के डायमेंशंस पुट कर लो, यू विल गेट द डायमेंशंस ऑफ बीटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही सिंपल सा। ये कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों ने कहा था कि सॉल्व नहीं हुए। इसके बगैर एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है कि ऑलमोस्ट जिन भी बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट किया उन्होंने वो क्वेश्चन जो है गलत किया हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूं कि वो क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सिंपल सा है और फिर भी बच्चों ने गलत कर दिया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। मैं सिर्फ बताऊंगा क्या करना है और बच्चों ने क्या किया था, वो आप खुद देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था, चेक कर लेना खुद से बच्चा। ह्यूमन हार्ट बीट वंस इन 0.8 सेकेंड, मीन्स एक हार्ट बीट जो है वो ले रही है 0.8 सेकेंड का टाइम। हार्ट बीट जो है हमारे पास 0.8 सेकेंड का टाइम ले रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 24 आवर्स। और आपको बताना है 24 आवर्स में नंबर ऑफ हार्ट बीट्स क्या होंगे, उसको मैं एक्स से लिख देता हूं। 0.8 सेकेंड 1 हार्ट बीट के लिए लगता है, 24 आवर्स में कितनी हार्ट बीट्स होंगी ये निकालना है। तो ये एक रिलेशन है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि 1 हार्ट बीट कॉरस्पॉन्ड्स टू 0.8 सेकेंड
एक्स हर्ट बीट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू 24 आवर्स। पहले 24 आवर्स को मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता हूं, वो बहुत ही ईजी है। 24 आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, सॉरी 24 है, मल्टीप्लाइड बाय 60 आ जाएगा मिनट्स, मल्टीप्लाइड बाय 60 ये जो है हमारे पास आ जाएगा सेकेंड्स। मींस आपको दिस मच 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 24 सेकेंड्स में बताना है हार्ट बीट्स क्या होंगी। तो मैं क्या डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकता, x डिवाइडेड बाय 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 24 को मैं क्या लिख सकता हूं 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। सेकंड्स की बात करेंगे, या तो इसको कन्वर्ट कर लो आवर्स में या तो इसको कन्वर्ट कर लो सेकंड्स में, डिवाइडेड बाय 0.8 सेकेंड्स। तो सभी बच्चों ने जिसने भी असाइनमेंट सबमिट किया है उन्होंने दिस मच टाइम को मल्टीप्लाई किया है 0.8 से। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, शायद उनको 8th का मैथमेटिक्स भूल गया है जिसमें कि वो ये चीजें करते थे। भाई x1 हर्ट बीट कॉरस्पॉन्ड्स टू 0.8 सेकेंड, x मींस नंबर ऑफ हर्ट बीट्स जो कि निकालना है, x इज नंबर ऑफ हर्ट बीट्स इन 24 आवर्स। 24 आवर्स मींस दिस मच सेकेंड्स, जो कि मेरे पास कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे और ये रिजल्ट बताओगे कि कितने सेकेंड्स का पूछा गया है। दैट इज x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू जो हमारे पास टाइम गिवन है 20x के कॉरस्पॉन्डिंग का टाइम डिवाइडेड बाय 1 के कॉरस्पॉन्डिंग का जो हमारे पास टाइम है, इन दोनों को डिवाइड कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। बच्चों ने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो मैंने आपको कहा था कि जरा इसको फिर से चेक कर लो, मैंने वहां पे कुछ भी नहीं कहा था। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड 60 डिवाइडेड बाय 0.8, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 24 आवर्स। हाँ, साथ में कुछ बच्चों ने जो है कन्वर्जन, जो पहले कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस थे तो उन्होंने बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कहा जो है किया हुआ है। बच्चा डायमेंशनल एनालिसिस तभी जाके यूज करो जब आपके पास जो है गिवन होगा, मींस बताया गया होगा, पूछा गया होगा बाय डायमेंशनल एनालिसिस, बिकॉज दैट्स अ लेंथी प्रोसीजर। वो आपको जब तक ना कहा गया होगा कि बाय डायमेंशनल एनालिसिस आप इसको कन्वर्ट कर लो, मींस कि वो 3 और 5 मार्क्स का फिर क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज जो कि हमने किया भी था कन्वर्जन में, मैंने आपको कहा था हमारे पास है, लेट इट बी, मैं बता देता हूं 10 मीटर्स, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 मीटर्स पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर भी है, चलो वो हो जाएगा, स्क्वायर ही तो अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड लिखा है। करना क्या बता, पहले मीटर को कन्वर्ट कर लो किलोमीटर में, सेकंड को कन्वर्ट कर लो आवर में, यू विल गेट द रिजल्ट। डायमेंशनल एनालिसिस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। तो आप डायरेक्टली मीटर को कन्वर्ट, हम जानते हैं 1 किलोमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर्स यूज, एंड 1 आवर जो है दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। डायरेक्टली वैल्यू दे दो, आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। 1 मीटर किसके बराबर होगा, 1/1000 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे 1/1000 से मल्टीप्लीकेशन दोगे और डिवाइड में सेकंड जो है उसको इससे कन्वर्ट करोगे 1/60 से, यू विल गेट द रिजल्ट। डायमेंशनल एनालिसिस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऐसे चेक कर सकते हो वहां। हाँ, एक और चीज, सिग्निफिकेंट फिगर्स का आप ध्यान नहीं देते हो। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी 3.5, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, जस्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴ को प्लस करना था 4.0 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पे कोई भी मकसद नहीं है कि आपको ये प्लस करना आना चाहिए, नहीं, जस्ट मैं जानता हूँ सभी को आता है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। देखो बच्चा, आपकी प्रॉब्लम में इनको ऐड करना है ना, ऐड करना है। तो एडिशन में हम जानते हैं कि जो लीस्ट, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि रिजल्ट में रहेंगे वो होगा मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। आप क्या करोगे, इधर देखोगे मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट दैट इज 1, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट दैट इज 1। आपका रिजल्ट अप टू 1 डेसिमल पॉइंट रहना चाहिए, उसके बगैर कुछ भी नहीं। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, उसके बाद फिर नंबर ऑफ जो डेसिमल पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, नहीं, आपकी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स क्या है। इसको आप बच्चे लिखते हैं 0.0000035, बच्चा बताते हैं फिर सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स है वो इतने हैं, नहीं, आप जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या है, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, कोई तो जबानी करेगा इसको, तो वो क्या आपके ये डिजिट्स लेगा, नहीं, आपको जो गिवन है इधर भी 1 डेसिमल पॉइंट, इधर भी 1 डेसिमल पॉइंट, जो आपका रिजल्ट आया है रिजल्ट सही है, लेकिन आपने उसको अप टू 1 डेसिमल पॉइंट नहीं लाया है, उसको लाओ अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, सेम बाई राउंडिंग ऑफ। अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि प्रॉब्लम में होंगे, आर डिवीजन में जो भी हमारे पास होगा, मींस मल्टीप्लिकेशन आर डिवीजन, उसमें क्या किया जाता है, जो रिजल्ट होगा उसमें देखो कि जो गिवन क्वेश्चन था उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या थे, उसमें लाओ उसको। जैसे कि आपका
क्वेश्चन नंबर 7th में था, द रिजल्ट ऑफ 2.05 इंटू 15, ये 2.05 इंटू 15, इसका रिजल्ट बताओ भाई। रिजल्ट तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन आपको अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताना, मीन यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी रिजल्ट आएगा उसको अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिजल्ट को अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखो। तो वो कोशिश करना, वहाँ पे आपकी एक गलती थी, बाकी ऑलमोस्ट आपने सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हुए थे। ये था हमारे पास असाइनमेंट का रिव्यू। अब जो मैंने कहा था कि हमने थर्मोडायनेमिक्स का आधे से ज़्यादा पोर्शन जो है ख़त्म कर लिया है, और मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आपको बता देता हूं जो कि आपको पता होने चाहिए। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा उसको जस्ट रिकॉल करने के लिए, रिवाइव करने के लिए कि क्या जो हमने पढ़ा वो हमारे दिमाग में है या नहीं। सिंपल से क्वेश्चंस वो मैं बता दूंगा और ट्राई टू सॉल्व देम। देखो सर, अब हम एक्सरसाइज एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो कि अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, ये क्वेश्चन जो है आपको पता होने चाहिए, फिर आप समझना कि आपने थर्मोडायनेमिक्स जो है स्टार्ट किया हुआ है। ये कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नहीं है, ना ही प्रॉब्लम्स नहीं है, जस्ट रिवाइव है जो अभी तक हमने पढ़ा। तो पहला अगर मैं आपसे पूछूंगा, टू गैसेस आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन दे हैव, बताओ भाई कब होगा, दो गैसेस कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? जब उनका सेम प्रेशर होगा, व्हेन दे हैव सेम, ये लो भाई सेम लिख देते हैं, व्हेन दे हैव सेम। आपके पास 4 ऑप्शन जैसे होंगे, प्रेशर, सेकंड जो है आपके पास लेट इट बी वॉल्यूम, थर्ड आपके पास टेम्परेचर, फोर्थ आपके पास एरिया। तो बताओ भाई कब होंगी आपकी दो गैसेस जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में? डेफिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम ये लो भाई, gases are said to be in thermal equilibrium when they have same temperature. Then and only then they are said to be in thermal equilibrium. There will be no net transfer of heat. काम खत्म, सिंपल सा था ना। नेक्स्ट, ये देखो कितनी सिंपल सी प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व बेस्ट रिप्रेजेंट्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस? आपके पास 4 यहाँ पे ऑप्शंस गिवन होंगे जो कि मैंने लिखे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी इसको विदाउट ऑप्शन जो है सिलेक्ट करोगे। ये लो भाई आपके लिए अब लिख देता हूँ। ये हमारे पास पीवी डायग्राम है, ये सेकंड हमारे पास पीवी डायग्राम है, थर्ड पीवी डायग्राम, एंड फोर्थ पीवी डायग्राम जो है समझ लो वो ये कुछ भी ले लो। और आपको कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कौन सी इक्वेशन है, कौन सा जो है इंडिकेटर डायग्राम जो है आइसोथर्मल की है, खुद से चूज कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। ये हमारे पास प्रॉब्लम है और आपका जो है सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, आप चेक कर लो नोट्स, या जबानी बता सकते हो अगर आपने सभी लेक्चर्स पढ़ लिए तो। ये लो भाई बता दो खुद से, इंडिकेटर डायग्राम इज अ पीटी कर्व, वीटी कर्व, क्यूटी कर्व, पीवी कर्व। ये भी नहीं बताओगे तो मार पड़ेगी। देख लिया, हो गया, नेक्स्ट चले। ये लो भाई बता दो जल्दी से, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा क्यू जीरो है भाई, डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है, डेल्टा वी जीरो होता है। देख लो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपने पढ़ा हुआ है, और हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में जो ही हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो तभी हम बताते हैं कि इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। सेम इसी क्वेश्चन में दूसरा हो सकता है, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है इनमें से बता दो। आइसोकोरिक हो आइसोथर्मल हो, क्या सॉल्व नहीं कर सकते? बहुत ही ईजी है, खुद से बताओ आइसोथर्मल में। और इसी के साथ में मैं बता देता हूं कि खुद से बताओ आइसोकोरिक अगर होगा तो यही 4 ऑप्शंस, तो बता दो आंसर। पहले आइसोथर्मल में क्या होता है, हम जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो कौन सा जो है इनमें से पैरामीटर 0 रहेगा हमारे पास? चेक कर लो, रिजल्ट होगा। आइसोकोरिक की बात करेंगे तो सेम वॉल्यूम पे होता है, सेम वॉल्यूम, तो नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट होगा। तो देखो सिंपल सी प्रॉब्लम से कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की। अगर आपको कहा जाएगा कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी को कौन सा जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन सा, अभी तो हमने 2 ही पढ़े, जीरथ लॉ और फर्स्ट लॉ, और इंटरनल एनर्जी को उसमें से कौन सा डिफाइन करता है? तो खुद से बताओ भाई कौन सा थर्मोडायनेमिक लॉ जो है वो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है? सोच के बता दो खुद से खुद को, और फिर चेक कर लो। ये लो भाई एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाथ फंक्शन। नॉट अ पाथ फंक्शन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन नहीं है। दिस इज हीट, दिस इज वर्क डन, दिस इज हीट प्लस वर्क डन। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन व्हाट इज दिस? डेल्टा क्यू प्लस जो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू प्लस आर माइनस कर लो, जो भी आपकी मर्जी है, डिपेंड करेगा साइन कन्वेंशन पे। तो कौन सा हमारे पास पाथ फंक्शन नहीं है? हम जानते हैं डेल्टा क्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू जो है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी।
और इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो बच्चे बताते हैं ये भी इन दोनों का सम भी होगा पाथ फंक्शन। नहीं भाई, इन दोनों का सम इंटरनल एनर्जी होता है, और इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ फंक्शन नहीं होती है, वो स्टेट फंक्शन होता है। तो बच्चे नन ऑफ दीज पे चले जाते हैं, इसको बताते हैं कि नहीं ये तो दोनों पाथ फंक्शन है, ये भी पाथ फंक्शन होगा। नहीं, इनका सम हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी दैट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनको कि आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। एक असाइनमेंट भी मिलेगा, जस्ट ये रिकॉल था हमारे पास। तो होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगेगा। इसमें हमने कुछ असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए और हमने कुछ थर्मोडाइनमिक्स के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। थैंक यू एंड डू रिमेंबर मी इन योर सप्लिकेशंस।